एक जमाने की बात है। एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था। उस राज्य के घने जंगलों में एक गांव था जहां रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। जब वह बहुत बूढ़ा हो गया तो उसने सोचा कि अब मरने के दिन करीब है, इसलिए अपने बेटे विक्रम को कुछ जरूरी बातें बता देनी चाहिए ताकि वह अपनी जिंदगी आराम से गुजार सके। एक दिन रामू ने अपने बेटे विक्रम को पास बुलाया और कहा, बेटे विक्रम, तुम्हें पता है कि जंगल के पूरब के किनारे पर पीपल का एक बहुत बड़ा पेड़ है। मैंने आज तक उस पेड़ को कभी नहीं काटा। कल से तुम अकेले ही लकड़ियां काटने जाओगे, क्योंकि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। लेकिन बेटे, ध्यान रखना, तुम ही उस पीपल के पेड़ को कभी हाथ मत लगाना। जंगल में से जो चाहे काट लेना, मगर उस पीपल को कभी मत काटना। यह बात कहकर बूढ़े रामू ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। इस बात को कई महीने बीत गए। एक दिन विक्रम जंगल में लकड़ी काटने गया। उसने उस पीपल के पेड़ को गौर से देखा और मन ही मन सोचने लगा, इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? यह तो बाकी पेड़ों जैसा ही दिखता है, फिर इसे क्यों ना काटा जाए? यह सोचकर विक्रम ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जोर से पीपल के तने पर मारी। अचानक एक अजीब बात हुई। पेड़ अपनी जगह से खिसक कर थोड़ा दूर हट गया। विक्रम एक कदम आगे बढ़ा तो पेड़ और पीछे हट गया। अब तो विक्रम को बहुत हैरानी हुई। उसने पेड़ की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया और पेड़ भी उससे तेज दौड़ने लगा। विक्रम थक कर वापस उसी जगह आ गया जहां से चला था। उसने अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखी और अपने घोड़े पर बैठकर घर की तरफ चल दिया। चलते चलते रात हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। विक्रम ने अपने घोड़े को रोका और फैसला किया कि रात यही बिताएगा। उसने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और खुद ऊपर चढ़कर एक मोटी डाल पर बैठ गया। जैसे ही सुबह हुई, विक्रम पेड़ से नीचे उतरा। जहां रात को घोड़ा बंधा था, वहां सिर्फ हड्डियों का ढेर पड़ा था और कुछ कदम की दूरी पर वही पीपल का पेड़ खड़ा था। विक्रम ने अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखते हुए कहा, अच्छी बात है, अब मैं पैदल ही तुम्हारा पीछा करूंगा। पीपल का पेड़ और विक्रम दोनों आगे पीछे चलते हुए पहाड़ों, घाटियों और मैदानों से गुजरते रहे। शाम हो गई और दिन का उजाला धीरे धीरे कम होने लगा। यह रात भी विक्रम ने एक पेड़ पर बिताई। अगले दिन फिर से विक्रम पीपल के पेड़ के पीछे दौड़ने लगा। तीसरे दिन एक बहुत ही अजीब घटना हुई, जिससे विक्रम पीपल के पेड़ को बिल्कुल भूल गया। अचानक उसके सामने एक बड़ा सांप और एक खूबसूरत हिरण आ गए। सांप और हिरण आपस में लड़ रहे थे। सांप हिरण को निगलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिरण के लंबे लंबे सींग बीच में आ रहे थे और हिरण सांप के मुंह में फंस गया था। विक्रम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह हैरान होकर वहीं खड़ा रह गया। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। हिरण ने जब विक्रम को देखा तो मदद के लिए चिल्लाया, बचाओ बचाओ, भगवान के लिए सांप को मार दो। जब तक जीऊंगा तुम्हारा एहसान मानूंगा। जरा इसके सींग तो काट दो। सांप ने भी विक्रम से कहा, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। बिना कुछ सोचे समझे विक्रम ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और हिरण के सींगों पर मारी। दोनों सींग कटकर दूर जा गिरे। सांप ने पूरे हिरण को अपने पेट में उतार लिया। अब सांप ने आराम से विक्रम की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें इस मदद के बदले बहुत सारी दौलत दूंगा। ये कहकर सांप विक्रम के साथ साथ चलने लगा। दोनों बातें करते हुए चलते रहे। रास्ते में एक झील आ गई। सांप ने कहा, तुम यहां मेरा इंतजार करो, मैं जरा नहाकर ताजा हो लूं। अगर कुछ अजीब हो तो डरना मत। ये कहकर सांप पानी में कूद गया। उसी पल तेज आंधी चलने लगी। चीखती चिल्लाती हवा के साथ बारिश भी होने लगी। बिजली इतनी जोर से चमकती थी
कि लगता था आसमान फट जाएगा। काले काले बादल एक दूसरे से टकराकर जोर की गड़गड़ाहट पैदा कर रहे थे। जब तक सांप पानी में नहाता रहा, ये सब चलता रहा। जैसे ही वो पानी से बाहर आया, तूफान थम गया और हर तरफ शांति छा गई। दूर हो गई है, अब हमारा सफर आराम से कटेगा। दोनों फिर चलने लगे। रास्ते के दोनों तरफ तरह तरह के खूबसूरत फूल खिले थे। कभी उन्हें तोड़ते, कभी हंसते और कभी गाते नाचते वे आगे बढ़ते रहे। आखिर उन्हें एक घर दिखाई दिया। सांप ने विक्रम को बताया, ये मेरी मां का घर है। हम इसी घर में जा रहे हैं। जब मेरी मां को पता चलेगा कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, तो वो खुश होकर तुम्हें मजेदार खाना खिलाएगी। विक्रम ने कहा, कुछ खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सांप ने उसे समझाते हुए कहा, खबरदार, कुछ मत खाना, बल्कि मेरी मां से कहना कि मुझे आम के पेड़ पर लटका हुआ छोटा सा आईना दे दो। बातें करते करते वे घर के अंदर पहुंच गए। सांप ने दरवाजा खटखटाया। सांप की मां ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बेटे का हालचाल पूछने के बाद उसने पूछा कि उसके साथ ये अजनबी कौन है। सांप ने जवाब दिया, मां जी, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त विक्रम है। इसने मेरी जान बचाई है। तो बेटा, इसे अंदर ले आओ। दूध और अच्छा खाना खिलाकर इसकी खातिर करो, मां ने कहा। विक्रम घर के अंदर तो चला गया, लेकिन उसने खाने से मना कर दिया और बहाना बनाया कि उसे भूख नहीं है। लेकिन बेटा, तुम मेरे बेटे के दोस्त हो। मैं तुम्हें कुछ खाए पिए बिना कैसे जाने दो। अच्छा, कुछ खाते नहीं तो कोई तोहफा ही ले जाओ, सांप की मां ने कहा। विक्रम ने झिझकते हुए कहा, आपके पास एक चीज है जो मुझे मिल जाए तो मेरा सफर अच्छा कटेगा। बेटा, नाम तो लो, मैं तुरंत दे दूंगी, मां ने कहा। वहां जो सामने आम के पेड़ पर आईना लटक रहा है, वहां मुझे दे दीजिए, विक्रम ने कहा। बड़ी सीधी सादी चीज मानते हो, अजीब पसंद है तुम्हारी, मां ने कहा। क्या करूं, ये साधा सा आईना ही मेरे काम आएगा, विक्रम ने जवाब दिया। अच्छा बेटा, मां ने इतना कहा और आईना उतारकर विक्रम को दे दिया। सांप और उसकी मां से इजाजत लेकर विक्रम फिर अपने सफर पर निकल पड़ा। चलते चलते उसे अचानक ख्याल आया कि सांप ने अपनी मां से मुझे आईना क्यों दिलवाया। जरूर कुछ तो मकसद होगा। ये सोचकर उसने जेब से आईना निकाला। उसकी पीठ को अच्छी तरह देखा, फिर उलट पुलट कर उसमें अपना चेहरा देखने लगा। लेकिन आईने में उसे अपने चेहरे के बजाय एक परी नजर आई। उस परी ने बड़े अदब से झुककर उससे कहा, क्या हुक्म है राजकुमार। इस अजीब घटना ने विक्रम के होश उड़ा दिए। वो 1 मिनट तक खड़ा रहा। हैरानी में उसके मुंह से बात नहीं निकल रही थी। बहुत देर बाद वो समझा कि परी उसे हुक्म देने के लिए कह रही है। उस वक्त विक्रम को जोर की भूख लगी थी। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए, उसने कहा। मुंह से शब्द निकलना था कि विक्रम के सामने एक दस्तरखान बिछ गया, जिस पर तरह तरह के खाने रखे थे। परी गायब हो गई। खाना इतना स्वादिष्ट था कि बेचारा विक्रम सोच भी नहीं सकता था। तो आईने का यह मतलब है, विक्रम ने दिल ही दिल में कहा। यकीनन ये जादू का आईना है। उसने जेब से फिर आईना निकाला और उसमें झांका। परी फिर हाजिर हो गई और बोली, क्या हुक्म है राजकुमार। अब बेचारे विक्रम को कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या मांगे। अचानक उसे ख्याल आया कि उसकी देखभाल राजकुमार की तरह हो रही है। राजकुमार के लिए महल भी तो होना चाहिए। उसने जोर से कहा, मेरा महल कहाँ है। पलक झपकते ही वह एक शानदार महल के मुख्य दरवाजे पर खड़ा था। वह राजाओं की तरह चलता हुआ और महल की सजावट देखता हुआ अंदर गया। बड़े बड़े कमरों में कीमती कालीन बिछे थे। दरवाजों पर भारी पर्दे लटक रहे थे।
विक्रम आईने की करामात देखकर हैरान हो रहा था। उसने दिल में कहा, इस महल में रहने के लिए मेरे साथ मेरी पत्नी का होना भी जरूरी है, और ये पत्नी अगर राजा की बेटी हो तो वाह, आईने से राजकुमारी मांगनी चाहिए। ये ख्याल आते ही विक्रम ने आईने में झांका। परी ने हाजिर होकर पूछा, क्या हुक्म है सरकार? राजा की बेटी को यहां लेकर आओ। विक्रम ने तुरंत हुक्म दिया। दूसरे ही पल राजकुमारी रानी उसके पास बैठी थी। विक्रम उसे पाकर बहुत खुश हुआ और उसने उसी दिन उससे शादी कर ली। राजकुमारी रानी के इस तरह अचानक गायब हो जाने से शाही महल में बहुत हंगामा मच गया। नौकरों ने महल का कोना कोना छान मारा, मगर राजकुमारी का कहीं कुछ पता नहीं चला। आखिर राजा ने हुक्म दिया कि पूरे देश में ऐलान करा दिया जाए कि जो शख्स राजकुमारी को ढूंढ, उसे मुंहमांगा इनाम दिया जाएगा। राजकुमारी के मिलने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी कि एक दिन दादी मां नाम की एक बूढ़ी औरत महल में आई। उसने कहा कि वह राजकुमारी के बारे में राजा से बात करना चाहती है। दादी मां को तुरंत राजा के सामने पेश किया गया। दादी मां ने कहना शुरू किया, महाराज, आपके राज्य में राजकुमारी का कहीं सुराग नहीं मिला। इससे साफ है कि वह किसी ऐसे देश में चली गई है जो 7 समुंदर पार है, और यह भी हो सकता है कि वह ऐसी जगह हो जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। राजा ने बेचैन होकर पूछा, तुम्हारी क्या योजना है? दादी मां ने कहा, पहले तो आप लकड़ी का एक संदूक बनवाए, फिर उस संदूक पर जस्ते की चादर मंगवाए। संदूक इतना बड़ा हो कि मैं उसमें बैठ और लेट सकूं, और मेरे साथ 9 दिन की खुराक भी रखी जा सके। जब मैं उसमें बैठ जाऊं तो आप उसका ढक्कन मजबूती से बंद करके खुले समुद्र में फेंक देना। राजा को जहां भी जरा सी उम्मीद नजर आती, खुश हो जाता। उसने उसी वक्त संदूक तैयार करने का हुक्म दिया। फिर दादी मां को संदूक में बिठाकर 9 दिन की खुराक उसमें रख दी। उसके बाद ढक्कन अच्छी तरह बंद करके संदूक समुंदर में फेंक दिया। समुंदर की लहरें जल्द ही संदूक को खुले पानी में ले गई। संदूक दिन रात पानी की लहरों पर डोलता और बहता रहा। आखिर एक दिन सुबह के वक्त समुंदर के किनारे मछुआरों ने पानी में जाल फेंका तो उनकी नजर उस संदूक पर पड़ी। ये तट उस देश का था जहां विक्रम का महल था। मछुआरों ने रस्सियों की मदद से उस भारी संदूक को किनारे तक खींच लिया। संदूक को खोलकर देखने का शौक सबको था। जल्दी जल्दी ढक्कन उठाया गया। देखा तो अंदर दादी मां बैठी थी। दादी मां ने अपने बारे में बड़ी दर्द भरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसके 2 बुरे बेटों ने उसे संदूक में बंद किया और समुंदर में बहा दिया ताकि बूढ़ी मां से छुटकारा पाए। दादी मां अपनी कहानी सुनाती जाती और साथ साथ रोती भी जाती। मछुआरों को दादी मां के हाल पर रहम आ गया। दादी मां ने कहा कि वे उसे राजा के पास ले जाए। अगर वो नेक दिल है तो जरूर मेरी मदद करेगा। मछुआरे दादी मां को विक्रम के महल में ले गए। वहां जाकर उसने राजा से बात करने की इजाजत मांगी, लेकिन उसे राजा के बजाय रानी के पास ले जाया गया। ये रानी वही राजकुमारी रानी थी जिसकी तलाश में दादी मां वहां तक पहुंची थी। दादी मां ने उसे पहली नजर में ही पहचान लिया। उसने रानी को भी वही दर्द भरी कहानी सुनाई जो उसने मछुआरों को सुनाई थी। फिर उसने रानी से कहा कि उसे महल में सिर छुपाने की जगह दे दी जाए, वह उसकी सेवा करेगी। रानी ने अपने पति विक्रम से बात की और जब वो राजी हो गया तो उसने दादी मां को अपने पास रख लिया। दादी मां महल में रहने लगी। 1 महीना बीत गया। दादी मां को कोई काम नहीं करना पड़ता था। महल का कोई नौकर भी काम नहीं करता था। सब काम अपने आप हो जाते थे। महल का हर हिस्सा साफ सुथरा और चमकता रहता था। खाने का वक्त आता तो स्वादिष्ट खाने खुद ब खुद आ जाते। जब विक्रम घर में नहीं होता तो दादी मां रानी के साथ घंटों बातें करती।
वह रानी से कुरेद कुरेद कर पूछती थी कि घर का काम कौन करता है, बाजार से सामान लाने वाला कौन है, बर्तन कौन साफ कर जाता है। दादी माँ किसी तरह रानी से यह राज उगलवाना चाहती थी, लेकिन इन बातों का पता रानी को भी नहीं था। जादू के आईने के बारे में उसे कोई खबर नहीं थी। वो जवाब देती, मेरे पति इन बातों के बारे में जानते हैं, मैं नहीं जानती। दादी माँ चालाकी से कहती, रानी जी, आप उनकी पत्नी हैं, वो आपको नहीं बताते कि घर का काम कौन करता है। मैं हैरान हूं कि आप कैसी पत्नी है और उन्हें आपसे कैसा प्यार है जो वो आपसे यह राज छुपाते हैं। यह राज जानना आपका हक है। दादी माँ हर वक्त उसे इसी तरह की बातें समझाती रहती। रानी भोली भाली थी। वो दादी माँ की बातों में आ गई और बेचैन रहने लगी। एक रात मौका पाकर उसने अपने पति से पूछा, कुछ मुझे भी तो पता हो कि महल के इतने सारे काम करता कौन है। आप अच्छे पति हैं कि पत्नी को दिल की बात नहीं बताते। विक्रम ने अपनी पत्नी की बात नहीं टाली और खुशी खुशी जादू के आईने के बारे में बता दिया। रानी ने आईना हाथ में ले लिया। वो मन बहलाने के लिए उसमें झांकती तो परी हाजिर हो जाती और पूछती, हुक्म रानी साहिबा। राजकुमारी मन लगाने के लिए परी को इधर उधर भेजती और खुश होती। अगले दिन जब विक्रम हमेशा की तरह घूमने फिरने के लिए चला गया और दादी माँ रानी के पास आ बैठी, तो रानी ने उसे जादू के आईने का सारा किस्सा कह सुनाया। दादी माँ ने चालाकी से यह भी पूछ लिया कि आईना कहाँ रखा जाता है और किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। मौका पाते ही दादी माँ ने जादू का आईना चुरा लिया और परी को बुला लिया। परी ने हाजिर होते ही पूछा, क्या हुक्म है बुजुर्ग महिला। दादी माँ ने तुरंत कहा, मुझे और राजकुमारी को राज्य के महल में वापस पहुंचा दो। एक पल में दोनों राज्य के महल में थीं। दादी माँ ने आईने की परी को दोबारा बुलाया और हुक्म दिया, जादू के महल को राख का ढेर कर दिया जाए। उसी पल विक्रम का जादू का महल राख का ढेर हो गया। विक्रम घूमने फिरने के लिए बाहर गया हुआ था। दोपहर को वापस आया तो महल था ना राजकुमारी रानी, बस राख का एक ढेर था। वो सिर पकड़कर बैठ गया। अब क्या करे। राजकुमारी रानी ने अपने पिता के महल में जाने से पहले कच्चे मांस का एक टुकड़ा जादू के महल की बिल्ली मीना के आगे डाला था। महल जला तो बिल्ली मीना किसी तरह बच गई। अब वो मांस का टुकड़ा ढूंढती फिर रही थी। विक्रम ही बिल्ली मीना के साथ मांस का टुकड़ा ढूंढने लगा। टुकड़ा जल्द ही मिल गया। विक्रम ने उस टुकड़े को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा बिल्ली मीना के आगे डाल दिया और दूसरा अपनी जेब में रख लिया। अब यही टुकड़ा राजकुमारी रानी की निशानी रह गया था। उसे जेब में डालकर वो राजकुमारी की तलाश में निकल पड़ा। वो लगातार चलता रहा। पहाड़ और मैदान, नदी और नाले, दरिया और समुंदर, उसके इरादे के सामने कुछ भी रुकावट नहीं बन सके। बस वो चलता रहा। आखिर एक दिन वो उस देश में पहुंच गया जहां का राजा राजकुमारी रानी का पिता था। विक्रम सीधा शाही महल में गया और शाही रसोई में नौकरी की मांग की। इत्तेफाक से शाही रसोई में बर्तन धोने के लिए मददगार की जरूरत थी। विक्रम का काम बन गया। अब वो किसी न किसी तरह राजकुमारी रानी से मिलने के मौके की तलाश में रहने लगा। वो हर वक्त सतर्क रहता। ये खबर उसे मिल ही चुकी थी कि राजकुमारी महल में वापस आ गई है। एक दिन अचानक शाही रसोई का बूढ़ा रसोइया हरी बीमार हो गया। विक्रम ने उससे कहा, बड़े भाई, आप बस देखते रहिए, मैं सब खाना तैयार करके थालियों में सजा दूंगा। बूढ़ा हरी राजी हो गया। विक्रम ने शाही रसोइये की बताई हुई विधि के मुताबिक खाना तैयार किया और राजकुमारी की थाली में मांस का वो छोटा सा टुकड़ा भी रख दिया जो वो जादू के महल से लाया था। राजकुमारी रानी भी अपने पति से जुदाई की वजह से बहुत बेचैन और उदास थी।
वो हर वक्त सोचती रहती थी कि विक्रम को किस तरह ढूंढे। वक्त गुजरने के साथ साथ उससे मिलने की उम्मीद कम होती जा रही थी। जब उसने अपनी थाली में वही मांस का टुकड़ा देखा तो पहले तो वो परेशान हुई, फिर उसका दिल खुशी से धड़कने लगा। उसे तुरंत ख्याल आया कि उसका पति इसी महल में मौजूद है और अब उससे मुलाकात मुश्किल नहीं। राजकुमारी रानी ने रसोइये को बुलवाया और उसके खाने की बहुत तारीफ की। फिर पूछा, रसोई में कोई नया आदमी काम पर रखा गया है, क्योंकि काम पहले से बेहतर होने लगा है। हरी ने हाथ जोड़कर कहा, राजकुमारी जी, मैं बूढ़ा और बीमार हूं। आज मुझसे काम नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अपने नौजवान मददगार से खाना बनवाया। ये नौजवान कुछ दिन पहले ही काम पर रखा गया है। अच्छा लड़का है बेचारा। राजकुमारी ने कहा, बड़े भाई आप जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी चाय उसी नौजवान के हाथ भेज देना। जब पति पत्नी इतनी लंबी जुदाई के बाद दोबारा मिले तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। राजकुमारी रानी ने एक एक घटना अपने पति को सुनाई और उसने भी अपना किस्सा विस्तार से बताया। अब दोनों ने सलाह मशवरा किया कि किसी तरह जादू के आईने को हासिल करना चाहिए ताकि वे दोबारा अपने महल में जाकर खुशी खुशी रह सकें। लेकिन जादू का आईना तो दादी माँ के कब्जे में था और वो हर वक्त महल में राजकुमारी के साथ रहती थी। दादी माँ ने विक्रम को देखते ही पहचान लिया, क्योंकि अब वही राजकुमारी का खाना और चाय लेकर आता था। दादी माँ ने आईने की परी को बुलाया और हुक्म दिया कि विक्रम को उसके जले हुए महल में वापस पहुंचा दिया जाए। अगले ही पल विक्रम राख के ढेर पर बैठा था। अब वो था और उसकी बिल्ली मीना, दोनों एक दूसरे के साथी थे। अब बिल्ली मीना की सुनिए। जब महल जलकर राख हो गया और विक्रम भी चला गया तो बिल्ली मीना को भूख लगने लगी। मजबूरन वो चूहे पकड़ पकड़कर खाने लगी। जब विक्रम वापस आया तो हालात बिगड़ चुके थे, ऐसे कि चूहों के राजा चिंटू की फौज लगभग खत्म हो चुकी थी। एक एक करके बिल्ली मीना उसकी फौज के सारे सिपाही खा गई थी। जब चूहों के राजा चिंटू को पता चला कि इंसानों का राजा अपने राज्य में वापस आ गया है तो उसने सोचा कि न्याय के लिए राजा के पास जाना चाहिए। वो विक्रम के पास गया और छीं 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 करके बोला, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। अगर आपकी बिल्ली इसी तरह चूहे मारती रही तो मैं बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो जाऊंगा। विक्रम ने कहा, मैं तो बिल्ली को यहां से हटा दूंगा, लेकिन मेरे दुख को कौन दूर करेगा? चूहे ने कहा, बताइए आपको क्या दुख है? शायद मैं आपके किसी काम आ सकूं। इस पर विक्रम ने शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी सुना दी। जादू के आईने के बारे में, राजकुमारी रानी और महल के बारे में। आखिर में उसने उस दादी मां के बारे में भी बताया जिसकी चालाकी की वजह से वो इस हाल को पहुंचा था। अच्छा तो ये बात है। चूहों के राजा चिंटू ने छीं छीं करके पूंछ हिलाई। आप अपनी बिल्ली से मेरे बचे खुचे सिपाहियों को बचा ले। मैं अपने सिपाहियों को भेजकर जादू का आईना मंगवा लूंगा। विक्रम से मुलाकात के बाद चूहों के राजा चिंटू ने अपने सभी चूहों को बुलाया और कहा कि वे चूहे आगे आए जो राजा के महल में अक्सर जाते रहते हैं। जब वे चूहे आगे आए तो उसने पूछा, कौन कौन सा चूहा दादी मां को जानता है? एक लंगड़ा चूहा लट्टू आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, मैं उसी बुरी औरत के कमरे में खाने की तलाश में जाता हूं। जादू का आईना मैंने अक्सर उसके हाथ में देखा है। मैं पता लगाऊंगा कि वो आईना रखती कहाँ है। तो तुम्हें अभी वहां जाने और आईने का पता लगाने का हुक्म दिया जाता है। जैसे भी हो उसे वहां से लेकर आओ। चिंटू ने कहा। लट्टू ने अपने राजा के पैर छुए और कहा, महाराज, आपका हुक्म मेरे सिर आंखों पर, लेकिन मेरे साथ कुछ चूहे भेज दीजिए। वे मुश्किल वक्त में मेरी मदद करेंगे। चूहों के राजा चिंटू ने उसकी बात मान ली।
लंगड़ा चूहा लट्टू एक चूहे की कमर पर सवार होकर रवाना हो गया। बाकी चूहे उसके साथ साथ चल रहे थे। चलते चलते वे 7 समुंदर पार राजा की सल्तनत में पहुंच गए। पहले शाही महल में घुसे और फिर दादी मां के कमरे में घुस गए। ये रात के खाने का वक्त था। वो चालाक औरत खाना खाने में लगी हुई थी। चूहे चुपचाप दादी मां के सोने का इंतजार करने लगे। वे दादी मां की हर हरकत को गौर से देख रहे थे। जल्द ही उन्हें पता चल गया कि आईना दादी मां के तकिए के नीचे रखा है। बिस्तर पर बैठने से पहले दादी मां ने करीब 100 बार आईना उठा उठाकर देखा। जब नींद ने बहुत सताया तो तकिए पर सिर रखते ही सो गई और खर्राटे लेने लगी। दादी मां के खर्राटों से चूहों को उसके सोने का यकीन हो गया। 3 चूहे कूदकर बिस्तर में घुस गए। लंगड़े चूहे लट्टू ने अपनी पूंछ दादी मां की नाक में घुराई। दादी मां को छींकें आने लगी। दूसरे 2 चूहे जो अपने काम में बहुत तेज थे, जल्दी से आगे बढ़े और जैसे ही दादी मां ने चीखने के लिए सिर उठाया, उन्होंने तकिए के नीचे से जादू का आईना खींच लिया। चूहे आईना लेकर अपने राजा चिंटू के पास पहुंच गए। चूहों का राजा बहुत खुश हुआ और उसने वादे के मुताबिक विक्रम को उसका आईना वापस कर दिया। विक्रम ने उसका शुक्रिया अदा किया और बिल्ली मीना को बगल में दबाकर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसने आईने को निकाला और परी को बुलाया। परी ने आते ही सिर झुकाकर कहा, क्या हुक्म है मेरे राजकुमार? विक्रम ने कहा, मेरे लिए शानदार पोशाक लाओ, एक खूबसूरत घोड़ा और एक बड़ी फौज भी हाजिर करो। थोड़ी देर बाद वह शाही कपड़े पहने और भारी फौज लिए राजा के शहर की तरफ बढ़ रहा था। राजा को जब विक्रम की शान शौकत और फौज की खबर मिली तो वह उसके साथ अपनी बेटी की शादी करने पर राजी हो गया। नौजवान विक्रम और राजकुमारी रानी की धूमधाम से शादी हुई। एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम किया गया। पूरे देश में दिए जलाए गए और हजारों मेहमानों को महल में दावत दी गई। अब चालाक दादी मां की सुनिए। विक्रम ने आईने की परी को बुलाया और हुक्म दिया कि दादी मां को उसके करतूतों की सख्त सजा दी जाए। दादी मां उसी वक्त महल से गायब हो गई और फिर कभी नजर नहीं आई। विक्रम और राजकुमारी रानी ने जादू के आईने की मदद से फिर से अपना खूबसूरत महल बनवाया। दोनों पति पत्नी अपने महल में बहुत खुशी खुशी रहने लगे। विक्रम ने चूहों के राजा चिंटू को अपने महल में बुलाया और उसे ढेर सारे उपहार दिए। उसने वादा किया कि अब से बिल्ली मीना कभी भी चूहों को नहीं मारेगी। चूहों का राजा चिंटू बहुत खुश होकर अपने राज्य में वापस चला गया। विक्रम और रानी ने जादू के आईने का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए किया। उन्होंने अपने राज्य के गरीब लोगों की मदद की, स्कूल और अस्पताल बनवाए और सभी को खुश रखा। और इस तरह विक्रम और राजकुमारी रानी अपने खूबसूरत महल में बिल्ली मीना के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगे।